तो इसमें क्या निकला है, इसमें सिर्फ आंकड़े लिखे हुए हैं। अब उसका मतलब क्या है कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, वो तो समझ में नहीं आया कि क्या है। डॉक्टर बताएगा जब तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कमी है, इस चीज़ से इसकी पूर्ति होगी। तो इसका हम थोड़ा सा बता देते हैं। 5 ये डाटा लिखा हुआ है इनके बारे में कि क्या होता है, पीएच मान कैसे क्या है, ठीक है। पीएच मान का मतलब होता है आपकी खेती के अंदर जो मिट्टी है खेत की, वो कहीं अम्लीय तो नहीं हो रही या क्षारीयता तो नहीं बढ़ रही। मतलब ये है कि खेत की मिट्टी में तेजाब की मात्रा तो नहीं बढ़ रही या क्षारीय चीज़ों की, सोडियम वाली चीज़ों की, सोडा कास्टिक वाली जो चीज़ें होती हैं ना, इनकी मात्रा तो नहीं बढ़ रही। ये सब लोगों का 7 से 8 के बीच में जिनका भी आया है, 7 और 8 के बीच में, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और जिस किसी का 7 से नीचे की तरफ जा रहा है, अगर ये 6.5 से नीचे चला गया, मान लो कभी 6.5 से नीचे अगर ये पहुंच गया, तो आपका खेत अम्लीय हो जाएगा। मतलब आपके खेत में तेजाब की मात्रा बढ़ जाएगी अगर 6.5 से नीचे गिर गया तो। और ये कब गिरता है ये किसान को पता नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी का परीक्षण है वो हर जगह उपलब्ध है नहीं, तो किसान करवा नहीं पाता। ठीक, इसकी पहचान बता देते हैं। अगर कभी भी पीएच मान नीचे गिरेगा तो आपके खेत में जो आप बीज डालते हैं, तो तेजाब क्या करता है, बीज को जलाता है। तो आपका बीज डाला आपने तो अंकुरण जो है ना % कम हो जाएगा। आप मान लो 100 किलो बीज डाल रहे हैं खेत में, तो आपका पूरा अंकुरण नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि 6 से 6.5 से कितना नीचे है। जितना नीचे जाएगा ना, उतना ही आपका अंकुरण घटता जाएगा। ठीक है। तो तेजाब क्या है, जलाने का काम करता है बीज को, तो अंकुरण प्रतिशत घटते जाता है। फिर किसान भाई क्या बोलते हैं कि यार खेत में बीज खराब था हमारा, इसलिए उसका अंकुरण नहीं हुआ, कम अंकुरण हुआ। तो इसको अगर ऐसी कभी कोई समस्या आती है तो एक बार खेत का पीएच मान आप लोग टेस्ट करा लें कि क्या दिक्कत। ठीक है। अगर ये 8.5 के ऊपर जाता है किसी का मान ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ तो हो गया क्या, अम्लीय, ऊपर की तरफ जाता है तो क्षारीय चीज़ों की मात्रा बढ़ जाती है। और क्षारीय चीज़ों का गुण क्या होता है, जलाने। तो फिर ऐसे खेतों में हर कोई फसल अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। कुछ फसलें हैं जो अम्लीय भूमि हो सकती हैं, कुछ फसलें हैं जो क्षारीय हो सकती हैं। लेकिन सामान्य अगर पीएच मान आपका है 7 और 8, उस मिट्टी में आप कोई भी फसल उगा सकते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों का सबका वैसे अच्छा आया है, ये कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पे है विद्युत चालकता, या इसमें ये कह सकते हैं, लिखा आएगा कहीं से रिपोर्ट मान लो आपके पास आती है तो लवणीयता, लवणों की मात्रा। तो जब आपकी मिट्टी में लवणीय तत्व, आपने एक देखा होगा कि सिंचाई का पानी देने के बाद हल्की सी सफ़ेद परत जमती है आपके यहाँ खेतों में, कैल्शियम टाइप की सफ़ेद कलर की। जो सॉल्ट होते हैं ना, नमक वाली चीज़ें, वो ज़मीन की जब सतह पे बढ़ जाती हैं तो ये जो संख्या है ना, ये 1 से ऊपर निकल जाती है। आज के जो जांच हुए हैं इनमें भी कुछ लोगों का है। जब ये 1 से ऊपर निकल जाता है तो वो ज़मीन बंजर या ऊसर जमीन जो बोलते हैं ना, वो हो जाती है। उसमें लवणीयता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लवण जो होते हैं ना पानी में, मिनरल, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जम जाते हैं पानी की सतह पर। ये कब होता है, जब सिंचाई का पानी आपका बहुत ज़्यादा गहराई का, जैसे मान लो 700-800 गहरा पानी, जितना गहरा पानी होगा उतना ही खारा पानी होता है, आपने देखा होगा। तो उसके जो मिनरल्स होते हैं, लवण होते हैं, वो ज़मीन की सतह पे जम जाते हैं। तो ये जिन लोगों का 1 से ऊपर आया है उसका हमने यहाँ लिखा होगा नीचे, जैसे ये अन्य सुझाव लिखा है ना, मृदा सुधार, इसमें लीचिंग करें, जिसमें लिखा होगा उसका सुधार का एक विधि है। आपको गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करना है, यानी कि पिलाऊ करके थोड़ी सी मेड़बंदी आप उसमें कर देंगे। फिर बारिश का पानी उस खेत में अच्छे से भर जाने देंगे। जो सॉल्ट आपका ऊपर जम गया है ऊपरी सतह पे, वो एक तो मिट्टी पलटने से नीचे चला जाएगा और बारिश के पानी से घुल के वो नीचे चला जाए। फिर आप उस खेत में कुछ भी खेती कर सकते हैं, एक बार अच्छा उसमें पानी भर जाने दें। जिन खेतों में ये होता है, इसकी पहचान एक तो सफ़ेद कलर की परत जमती है वो है,
दूसरा जगह जगह से पौधा जो होता है ना वो सूखने लगता है। अभी सुबह ये भी बता रहे थे कि कुछ मतलब खेत हैं उनमें ऐसी समस्या आती, तो अगर उन लोगों की जांच हुई है तो वो देख लें कि ये कितना आया है। किसी का है क्या 1 से ऊपर? जी मेरा है। कितना है? ये मेरा है। हाँ ये बहुत ज़्यादा है। इसमें देखो लिखा हुआ है ब्लीचिंग करें। ब्लीचिंग करें मतलब ऊपरी पानी से बारिश का जो पानी है आपको मिट्टी की धुलाई करना है। अपनी भाषा में बोला जाए तो उसमें मिट्टी की धुलाई करना, ताकि जो खराब चीज़ें उस पर जम रही हैं मिट्टी को करते रहना चाहिए। आपका नुकसान भी ना हो। अगर खेत खाली है तब फिलाव करना चाहिए, या बीच में लगातार खेती कर रहे हैं ना तब भी 1 साल गैप दे के कम से कम उस मिट्टी को पलट तो दें। पलटने से मिट्टी की उपजाऊपन ज़्यादा होता है और जिस साल आप पिलाव करेंगे उस साल उत्पादन थोड़ा सा बढ़ के भी मिलता है। लोगों ने अंदाज किया होगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है जैविक कार्बन। ये सब जो भी लोग हैं ना अधिकतर लोगों में कम पाया गया है। अब आप बोलेंगे जैविक कार्बन क्या होता है, पता है किसी को? हाँ खेत की उपजाऊ शक्ति बोल सकते हैं, लेकिन कार्बनिक पदार्थ जो है आप जो देसी खाद डालते हैं या वर्मी कंपोस्ट आप डालते हैं या कूड़ा कचरा सड़ा गला के केंचुआ वाली जो खाद बनती है या जैविक कोई भी चीज़ का उपयोग करते हैं, उस चीज़ से इसका प्रतिशत बढ़ता है। अब इसका प्रतिशत बढ़ाना क्यों ज़रूरी है? ये अगर कम जिस खेत में होगा उस खेत की पहली बात तो मिट्टी जो है ना बहुत ज़्यादा कड़क होते जा रही है सभी खेतों की। अधिकतर किसान इसका उपयोग नहीं करते, ये बोलते हैं कि गोबर की खाद हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा कड़क होते जाती है। तो मिट्टी कड़क होना भी एक नुकसान है। अब रासायनिक खाद से आप कितने सालों तक खेती कर पाएंगे, कब तक उत्पादन ले पाएंगे? जब आपकी मिट्टी ही पत्थर बन जाएगी तब क्या करेंगे? तो इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको जैविक कार्बन बढ़ाना है। जीवाणु वाली खाद कोई भी हो या अपने जो NPK कंसोर्टिया है, PSV कल्चर जो आते हैं, इनकी मात्रा खेत में बढ़ाइए। और हो सके तो हरी, आप जैसे गर्मी में खाली खेत पड़ा है तो जो ये ढेंचा आता है, ढेंचा हरी खाद वाली फसल होती है, उससे बहुत अच्छा खाद बनता है। आप उसको खेत में छिड़काव कर दीजिए, 1 या 2 पानी दे दीजिए जितनी सुविधा अनुसार आपके खेत में है, और उसको 35, 40 या 45 दिन का इतनी हाइट होती है लगा, उसका तना पकड़ के देखिए, वो अगर मुलायम है उस टाइम पे रोटर वेटर करके खेत में पलटा दीजिए। बहुत अच्छी आपके लिए गोबर की खाद तैयार होती है, मतलब जैविक खाद तैयार होती है। तो गोबर की नहीं, मतलब हरी घास वाली जो पत्तियाँ होती हैं, जो फसल अवशेष होते हैं, ये जब सड़ते हैं गलते हैं तो भी आपके खेत में खाद बनती है। बस ये ध्यान रखें आपकी खेत में आग ना लगाएं। आग यहाँ बहुत लोग लगाते हैं। आग लगाने से क्या होता है, बाकी जो जीवाणु जीवित हैं थोड़े बहुत वो भी मर जाते हैं, वो नष्ट हो जाती हैं चीज़ें। पत्ती है पौधे की जो गिरती है ना, डंठल हैं, अब आपने उनमें आग लगा दी, अब वो सड़ते गलते तो कम से कम आपके खेत में जैविक कार्बन का % तो बढ़ाते। मिट्टी में वो चीज़ें जब मिलती हैं तो मिट्टी नरम और भुरभुरी होती है। जिस खेत में गोबर की खाद आप डालेंगे या प्रतिशत थोड़ा बढ़ा लेंगे, इसका प्रतिशत जिन लोगों में खेत में 0.75 के ऊपर कर लिया मान लो, या 1 तक छू लिया आंकड़ा, उस खेत में रासायनिक खाद की मात्रा आपको बहुत कम लगेगी। जैसे आज आपका जितना काम, उदाहरण के लिए 100 किलो में हो रहा है, आपका 60 किलो और 55 किलो रासायनिक खाद डालने में उतना ही काम होगा। और यूरिया वाली जो चीज़ होती है ना, यूरिया, नाइट्रोजन, जैविक खाद जिस खेत में बढ़ा होता है, आपने 1 तक कर लिया या 70, 75, 80 तक भी आंकड़ा पार कर लिया, तो आपको यूरिया जो होता है ना, यूरिया देने की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि गोबर की खाद में जो जीवाणु होते हैं वो सारी चीज़, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ज़मीन के अंदर जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनको घुलनशील अवस्था में लाके पौधे को उपलब्ध कराते हैं। और आपकी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। उपजाऊ शक्ति के साथ साथ आपके यहाँ पानी की कमी है। जब मिट्टी कड़क होती है तो पानी बार बार मांगती है, और नरम और भुरभुरी मिट्टी जो होती है जिसमें गोबर की खाद ज़्यादा डली होती है, वो ज़्यादा लंबे समय तक अपने अंदर पानी सोख के रखने की क्षमता होती है उसकी। नरम और भुरभुरी चीज़ ज़्यादा देर तक पानी रोकेगी,
है कि नहीं। और जो कड़क होगी मिट्टी वो ऊपर ऊपर सोखती है, बाकी का पानी बह जाता है, आपने देखा होगा। और आजकल ये कंडीशन हो गई है कि बारिश में भी जूते पहन के खेत में चले जाओ, क्योंकि मिट्टी इतनी कड़क हो गई है कि पैर अंदर नहीं जाता। पीएसडी कल्चर है, एनपीके कंसोर्टिया है, जिंक का भी आता है, फास्फोरस का भी आता है, सारे अलग अलग भी आते हैं। एनपीके का आप लेंगे तो एक साथ आता है। ये जो रिपोर्ट दी हुई है इसमें सारे इफ्को के जितने प्रोडक्ट आते हैं ये सब लिखे हुए हैं। जैव उर्वरक का मतलब है कि अगर आप ये जीवाणु 10, 50, 500 किलो आपके पास गोबर की खाद है, बढ़िया सूखी हुई गोबर की खाद, उसमें आप इनका मिला देंगे आराम से और खेत में ठंडे मौसम में इनका छिड़काव कर देंगे ना, तो भी ये बैक्टीरिया अपना बहुत काम करते हैं। अब आपसे बोलेंगे कि 15 ट्रॉली 20 ट्रॉली खाद 1 एकड़ में या 2 एकड़ में डालो, तो आप पहले ही हाथ खड़े कर देंगे कि साहब इतना खाद हमारे पास नहीं है। तो देखो, आप हरी फसल उगा के अपने खेत में खाद की पूर्ति कर सकते हैं। आप जैविक उर्वरकों का उपयोग करके, जैव उर्वरकों का उपयोग करके आपके खेत में जो चीज़ अवशेष पड़े रहते हैं उनको सड़ा गला के वो भी जैविक खाद बनती है। तो किसी भी तरीके से जो आपको माध्यम अच्छा लगे, जो सस्ता लगे और जो आसान तरीका, वो सारे तरीके आपको बताएं, आपको ये करना जरूरी है। क्योंकि ज़्यादा दिन तक रासायनिक खाद बहुत ज़्यादा डाल के खेती नहीं की जा सकती, ठीक है। और रासायनिक खाद में भी यूरिया जो दाने वाला है ना, ये बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं किसान, ठीक है। 1 बीघे में कितना यूरिया डालते हैं आप? 2 कट्टे। आप इतना ज़्यादा यूरिया, जितना ज़्यादा रासायनिक खाद उपयोग कर रहे हैं, आपकी मिट्टी उतनी ज़्यादा खराब होगी। कोई भी रासायनिक चीज़ों का उपयोग करने से ये देखो, एनपीके कंसोर्टिया जो आता है, इसमें नाइट्रोजन का बैक्टीरिया, फास्फोरस का बैक्टीरिया और पोटाश का बैक्टीरिया, 2 मिनट रुकना होगा, तीनों चीज़ों के इसमें बैक्टीरिया होती है। ये एक ऐसी बोतल आती है, ये बैक्टीरिया अगर आपने खेत में पहुंचा है किसी, बस इनको रसायन के साथ नहीं मिला, तो आपके खेत में जैविक प्रतिशत बढ़ जाएगा और उसको बढ़ाने। रासायनिक खाद जितना ज़्यादा डालेंगे आपका खेत की मिट्टी जो है कड़क होती जाएगी। इतना यूरिया कभी नहीं डालना चाहिए। 1 बीघे में एक बार में 2-2 कट्टे अगर आप डाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। एक बार में 2 कट्टे नहीं डाले सर। कम करेंगे तो आपके खेत में यूरिया की मात्रा कम ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आया फास्फोरस। फास्फोरस जो डीएपी या सुपर में जो तत्व होता है ना, उसको फास्फोरस। अब यूरिया वाला काम आपको पता है कि भाग पौधे के ऊपरी भाग के लिए यूरिया नाइट्रोजन काम करता है। फास्फोरस का मुख्य काम है, ये जड़ के लिए होता है। फास्फोरस 10 के ऊपर जिन लोगों का, 10 के ऊपर, 10 लिखा होगा, या जिनमें एम लिखा है वो ठीक है, जिनमें एल है वो थोड़ा सा कम है। तो फास्फोरस का मेनली काम क्या है? पौधे की जो जड़ होती है, पौधे की जड़ का पूरा विकास, कितनी गांठें बनेंगी जड़ में, गुच्छा कैसा होगा जड़ का, जड़ की साइज क्या होगी, कितनी जड़ें निकल रही, ये सारा मतलब मेन चीज जो है जड़, उसके लिए फास्फोरस की जरूरत होती है। ये कह सकते हैं कि फास्फोरस जड़ का भोजन है पौधे में, और सबसे पहले पौधे में जड़ निकलती है। तो इसका विशेष ध्यान रखें आप कि ये ज़्यादा कम खेत में ना हो पाए। अभी जिन लोगों का कम आया है कोई बात नहीं, क्योंकि गर्मी का सीजन है, फसल किसान ले चुके ना, आप लोगों ने जो खाद डाला वो ले चुके हैं। और फास्फोरस ऐसा तत्व है, अगर जमीन में पड़ा है किसी भी जगह पे तो वो हिलता नहीं है। अगर वहाँ तक जड़ जाएगी तो वो फास्फोरस को ले पाएगी। और जो जैव उर्वरक हमने बताए हैं ना, पीएसडी कल्चर है, ये चीज़ें बैक्टीरिया फास्फोरस को, पोटाश को, इन चीज़ों को घोल के पौधे को उपलब्ध कराते। आपके खेत में जो पड़ा हुआ खाद भी उपयोग आ जाता है। जैसे गेहूं में ज़्यादा डालते हैं आपके यहाँ, और सोयाबीन में खाद नहीं डालते और बोलते हैं कि बिना सोयाबीन कम खाद में भी हो जाता है। जबकि सोयाबीन को ज़्यादा खाद चाहिए, लेकिन आप गेहूं में ज़्यादा खाद डाल रहे हो ना, उसका उपयोग इस फसल में होता है। ये चीज़ें हैं, तो आपको इसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना। उसके बाद आया पोटाश। ये कितना होना चाहिए सर? 10 के ऊपर जिन लोगों का है वो अच्छा है, तो 4 है मेरे, लो है थोड़ा सा, अभी लो है थोड़ा। अब आप जो खाद डालेंगे ना उसमें उसकी पूर्ति हो जाएगी, वो नीचे लिखा है कितना खाद डालना है। अब ये लास्ट वाला और सुन लीजिए, फिर थोड़ा अपन बात करते हैं। लास्ट वाला है पोटाश। जिन खेतों में पोटाश लो है,
आप देख लो किसके में एल लिखा है, किसके में एम लिखा है। अधिकतर नमूनों में पोटाश की कमी आई है आपके यहाँ। जो एम में है ना, जिनके यहाँ एम लिखा है ना, वो भी कम है। पोटाश की मात्रा अगर 400 प्लस, या जिनके तो में लिखा है एच लिखा है ना, माने हाई, वो खेत अच्छे हैं। बाकी के खेत क्या है, थोड़ी उनकी कमजोर हो गए। उन खेतों में जहाँ पोटाश की कमी होती है ना, उस फसल में जो भी आप फसल लगा रहे हैं, उसकी चमक है, उसका वजन है, उसका साइज है, ये चीज़ें प्रभावित होती हैं। और जिन खेतों में ये चीज़ें पोटाश का लेवल हाई होता है ना, वहाँ इन चीज़ों में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कहते हैं ना, पोटाश जहाँ है उसका वजन फसल का अलग होता है, चमक भी अलग होगी। लहसुन में आपके यहाँ खास तौर से तो ये पोटाश की मात्रा थोड़ी सी कम आप लोगों के खेतों में होते जा रही है। या तो आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, या कई लोगों ने कई साल से नहीं डाला। ये मात्रा कई लोगों की तो 100 से भी नीचे आ गई है, मतलब बहुत ज़्यादा लो हो गई। किसी की आई क्या? मेरे 100 के नीचे? हाँ, 67 नहीं 67 होगी वो। हाँ, ये बहुत ज़्यादा। आपके इस खेत में कभी भी आपको जो दाल नहीं मिलती होगी। तो पोटाश का काम है क्वालिटी से संबंधित, गुणवत्ता जो आपकी फसल की होगी, दाने की चमक, उसका साइज, उसका कलर। पोटाश के बिना इन खेतों में आप कोई भी चीज़ कितना भी डाल लें, इस खेत में आपके में चमक नहीं आती होगी। आती है कि आप खुद ही बता दीजिए। आप लहसुन लगाएंगे, छोटा छोटा रह जाएगा। चना में भी वो नहीं आएगी, गेहूं का दाना भी छोटा रहे। तो फास्फोरस कम से कम 400 प्लस होना चाहिए। और इस चीज़ की पूर्ति सिर्फ आप पोटाश से ही कर सकते हो। और आप लोगों को जिनका लो आया है, कम से कम 25 किलो बीघा 1-2 साल तक, पोटाश महंगा है, फिर भी पोटाश का उपयोग आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम आपको बोलेंगे जल विलेय उर्वरक आते हैं, जैसे 0050 है, उसमें पोटाश होता है, उसका आप छिड़काव करके पोटाश की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन वो पौधे की पूर्ति करेगा। मिट्टी में जो आपका रहता है, ये उसकी जांच है। मिट्टी का लेवल उन चीज़ों से नहीं बढ़ता, तो आपको जो बोरी वाली खाद है पोटाश, वही डालना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद ये लिखा है नीचे, सोयाबीन फसल है आपकी, 1 हेक्टेयर में इतने किलोग्राम 12, 32, 16 जो आता है ना, इसका आपको उपयोग करना है। और 5 किलो प्रति बीघा का सबको जो भी सोयाबीन लगाएगा, 5 किलो प्रति बीघा का सल्फर का उपयोग करना ही करना है। क्योंकि कोई भी तेल वाली फसल जब उगाते हैं ना, तो उसमें कितने % तेल होगा, उसका जो वजन है दाने का, सारा सल्फर पे ही डिपेंड करता है। सोयाबीन की फसल को सल्फर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो अब सल्फर तो किसी ने अभी तक डाला नहीं है, या कुछ लोग डालते भी होंगे। जो डालते हैं, हाँ, जो डालते हैं उनका रिजल्ट उसमें दिखा होगा आप लोगों को। तो जो लोग नहीं डालते हैं, तो कम से कम 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से